स्टार्ट। महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने इतिहास, देश की संस्कृति तथा देश के लोगों की सुविधा को ही ध्यान में रखकर हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया था। इस भावना की अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 30 जुलाई 1956 को संसद में की थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, हिंदी को किसी भाषाई ज्येष्ठता के कारण अखिल भारतीय भाषा नहीं बनाया गया, बल्कि इसलिए बनाया गया क्योंकि यह अधिकांश भागों में फैली हुई है। पैरा। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस भाषा को राजभाषा का स्थान दिया गया है वह 13वीं 14वीं शताब्दी से ही देश में उभरने लगी थी। यह भाषा देश के किसी कोने विशेष में नहीं बल्कि अनेक भागों में धीरे धीरे उभरी। यह अपने समय में भक्त और संत, कवियों, व्यापारियों, सैनिकों तथा आम लोगों की बोलचाल की भाषा रही और इसी कारण हिंदी में ग्राह्यता का विलक्षण गुण पैदा हो सका और उसकी समन्वय शक्ति बढ़ सकी। साथ ही उसमें हमेशा लचीलापन भी बना रहा। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह भाषा निरंतर आगे बढ़ती गई और अपना रूप निखारती गई। पैरा। स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे नेताओं ने यह बात अनुभव की थी कि यदि उन्हें देश के जन जन तक पहुंचना है तो उसके लिए हिंदी भाषा सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। इनके इस निर्णय के पीछे न तो किसी भाषा की उपेक्षा करने की भावना थी और न ही किसी भाषा विशेष को ऊंचा दर्जा देने की सोच थी। उनका उद्देश्य तो केवल एक ऐसी भाषा का सहारा लेना था जिससे वे अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। ऐसा सोचकर हिंदी भाषा को अपनाने वालों में केवल हिंदी भाषी लोग ही नहीं थे बल्कि उससे भी कहीं अधिक अहिंदी भाषी लोग थे। भाषा का इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी एक समय में राजकाज की भाषा और लोगों की भाषा प्रचलित रहती है, लेकिन अब हमें नई राजनीतिक व्यवस्था और बदलते हुए परिवेश में यह देखना होगा कि क्या अब भाषा के ये अलग अलग स्वरूप एक ही समय में मौजूद रह सकते हैं और यदि रह सकते हैं तो उनकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। यदि वे एक दूसरे से आदान प्रदान करती है तो उनके आदान प्रदान करने की स्थिति क्या होगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते समय हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि अब हम किस राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं। हमारे सामने भाषाओं के आदान प्रदान के किस तरह के माध्यम हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं और कितनी तेजी के साथ वे एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं या एक दूसरे को नकारते हैं। अब समाज की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में लोकतांत्रिक प्रणाली प्रबल होती जा रही है।
यह प्रणाली निश्चित रूप से लोगों की प्रणाली होती है। इस प्रणाली में सही अर्थों में सत्ता जन जन के हाथों में विकेंद्रित होती है। पैरा। महोदय, सच तो यह है कि इस प्रणाली का जन्म ही जन जन को सत्ता में बराबर का भागीदार बनाने के लिए हुआ है। अब पहले जैसा न तो अवरोध रह गया है और न ही सत्ता के भागीदारों के अलग अलग स्तर रह गए हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि जन के साथ जन की भाषा भी राज तक पहुँचेगी। फिर भी शासन का काम लोगों से संपर्क करना है। यह संपर्क लोगों की भाषा में ही संभव है। इसके कारण राजभाषा और जनभाषा में निश्चित रूप से बहुत शीघ्रता के साथ अंतर संबंध स्थापित होंगे और वे एक दूसरे को प्रभावित भी करेंगे। ऐसी स्थिति में राजभाषा को लोगों की भाषा के निकट लाया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली में तो राजभाषा जन जन के लिए होती है। पैरा। इस संदर्भ में माध्यमों की भी बात आती है। आज हमारे सामने जनसंचार के अनेक माध्यम मौजूद हैं। इन माध्यमों की सीमा भी राज्य या देश तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया की होती जा रही है। ऐसी स्थिति में अब कोस कोस पर बानी वाली कहावत पुराने दिनों की बात बनती जा रही है। अब जहां भाषाओं की सीमाएं टूट रही हैं, वहीं उनके बीच तेजी से आदान प्रदान भी हो रहा है। मेरा मानना है कि इस आदान प्रदान में भी एक नई भाषा की संभावना के बीज पल रहे हैं। हो सकता है नई भाषा के बनने में काफ़ी वर्ष लग जाएं और हो सकता है कि यह न भी बने, लेकिन इतना तो निश्चित है कि इसका दबाव पड़े बिना नहीं रहेगा। अब हमें देखना यह है कि हम कैसे इन प्रभावों को सकारात्मक रूप में स्वीकार कर पाते हैं और व्याकरणिक स्वरूप को बचाते हुए इसके साथ अपना तालमेल बैठा पाते हैं। इसी से जुड़ी हुई बात है विज्ञान और तकनीक की भाषा की सांस्कृतिक पहचानों से जुड़ी भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक विज्ञान और तकनीक का सवाल है, यह न तो किसी विशेष सांस्कृतिक समूह से जुड़े होते हैं और न ही किसी वर्ग से। भले ही विज्ञान का जन्म किसी एक सांस्कृतिक समूह में क्यों न हुआ हो, लेकिन अपनी उपयोगिता के कारण वह धीरे धीरे अखिल विश्व का रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में हमें देखना यह होगा कि विज्ञान और तकनीक की भाषा किस तरह की हो। पैरा। मुझे लगता है कि विज्ञान और तकनीक की भाषा तैयार करने में हमें अपेक्षाकृत अधिक उदारता से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक ओर तो उसके सामने विदेशी शब्दावली है और दूसरी ओर उसके सामने अपने देश के लोग हैं, उनकी जनभाषाएं हैं। यहाँ यह धर्म संकट खड़ा होगा कि इस विदेशी शब्दावली और देशज शब्दावली के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। निश्चित रूप से यह काम सरल नहीं है, क्योंकि हमारी भाषाएं पूर्णतः समर्थ भाषाएं हैं। उनके पास विज्ञान की सशक्त विरासत भी है।